गांव की इस पावन धरा को नमन करते हुए गांव के सभी मेरे पिताजी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो सुनती हो मेरी माता और बहना, देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चा, जिस तरह से आज आपके गांव में पहुंचने पर जिस गर्मजोशी के साथ मेरा फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। आप लोगों ने ये मान सम्मान रूपी पगड़ी मुझे पहनाई। मैंने पहले भी अपने जीवन में कोशिश करी कि अपने चरित्र को कोई दाग न, और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो ये मान सम्मान रूपी पगड़ी आपने मेरे सिर पर पहनाई, इसको भविष्य में भी कभी दाग नहीं हुआ। ये पगड़ी सिर्फ आपके चरणों में चढ़ सकती है, इस पर दाग नहीं करेंगे। देखो, आप इतना अपना काम का टाइम है, हर आदमी बिजी है, कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस तरह से इतने लोग एकदम से इकट्ठा होकर अगर मेरा मान सम्मान रखा ना, इसको तो मैं आपने भूला ही। आपके बीच में देखो कैंडिडेट कुछ कई है, ठीक है, सभी अपनी अपनी बात रखने आए, सभी आपकी रिक्वेस्ट करें। रही वोटों की बात, वोटों की जो आपकी सबकी सही है, आप अपना अच्छा बुरा आपका जो भी लगाव है उसके हिसाब से आपको, मैं तो आपके बीच में एक रिक्वेस्ट भी करने आया। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, मैं पहली बार राजनीति में आया और मुझे इतना तजुर्बा नहीं कि मैं कोई झूठ फरेबी ऐसी बातें करूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक विश्वास जरूर दिला के जाऊंगा कि आने वाली 5 तारीख आपके बेटे का चुनाव चिन्ह है चाक, उसको आप दबा देना और अपने बेटे अपने भाई को यह आशीर्वाद देना कि मैं आपकी आवाज चंडीगढ़ में बोलूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चरणों में रहते हैं, आपको वो भी होना नहीं आता। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि अभी मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथी ये सोच रहे होंगे भाई जी साहब चलो भाई कैंडिडेट तो ठीक है, पहली बार ही आए वोट मांगने, पहली बार ही आए आपका बीच में। बाबू जी मेरा कोई टिकट की दावेदारी में मैं बहुत हूँ, आपको मैं सही बात बता दूं, मैं आपसे पहले भी जुड़ जाता नहीं, क्योंकि मैं लाइन में तो लगा हुआ था, लेकिन मेरी दूरी बहुत, अगर मेरा तो अभी नंबर ही नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर तो माननीय गंगाराम जी जनता पार्टी में है, वो पूरे विधायक भाई हमारे सम्मानित विधायक भी, पूरा एरिया उनका सम्मान भी करता है, अभी बहुत शरीफ आदमी, अच्छा है। फिर दूसरे नंबर पर पिछला चुनाव लड़ा था भाई दीपचंद, आपका चेयरमैन दीपाली के जो उनने लगा था, तो मैंने सोचा भाई तेरा तो नंबर ही नहीं, जब बहुत सीनियर नेता है पार्टी में तो तेरा तो तीसरा नंबर है। लेकिन दीपचंद जी का पीछे एक ऑपरेशन हो गया था हार्ट का, उनको एक हार्ट अटैक आया था, इस वजह से उनने मना करते हुए मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो जनता पार्टी के पास में तीसरा कैंडिडेट, कोई बात नहीं कि हमारा देश आप 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमें को टिकट दिया, तो उनने ये टिकट दिया है, क्योंकि मैं रात और तरह से मैं किसी भी तरह के आपको बदलाऊंगा नहीं, जो स्पष्ट मेरी बातें मैं वही कहूँ। अब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो मैं आपके चरणों में बिल्कुल हाजिरी देते हैं, फिर मैं अपना काम आपके हर काम को सुनूंगा और आपके किस काम होंगे इस एरिया के। और भाई मैं जननायक जनता पार्टी में जुड़ा हूँ,
आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। और ये कोई नया गठबंधन नहीं है। मैं आपको कभी ताऊ देवीलाल और माननीय काशीराम जी ने भी अपना अलायंस किया। किसान कमेरे की एक पार्टी बनाई थी उन्होंने शुरू में, और उसमें उन्होंने अलायंस किया था। तो उनके विचार जब मिले तो उन्होंने, आपने पता है कि वो कहाँ नेता हमारे देवीलाल जी कहाँ तक पहुंचे। आज वही सोच लेके हमारे दुष्यंत चौटाला जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, दोनों की युवा सोच है और दोनों युवा नेता है। उनकी ये सोच है कि भाई किसान और कमेरे का भला हो किस तरह से हो। अगर हम मिलके कर सकते हैं तो क्यों ना हम आपस में मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने अलायंस किया। बाबू जी पीछे 4 साल हमारे दुष्यंत चौटाला जी सरकार में शामिल रहे। उनके जो कार्य थे वो आपने भी देखे। उन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को। आज हर दूसरी कुर्सी पर हमारी माताएं बहनें हर दूसरी पंचायत की कुर्सी पर बैठी हुई है, हमारे बराबर काम कर। दूसरा काम उन्होंने किया, राशन डिपो में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। अगर एक महिला को एक डिपो मिल जाता है तो वो 2 महिला हेल्पर रखते हैं, उनका भी एक रोजगार दे सकते हैं। तीसरा काम उन्होंने किया कि 75% आरक्षण यदि प्राइवेट इंडस्ट्रियों में लागू हो जाए तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। और हमारे युवा बेरोजगार नहीं रहे। हरियाणा प्रदेश की जो आज बेरोजगारी दर है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, विधानसभा में पास करवाया, और फिर उसके बाद जब वो लागू करने का टाइम आया, जब अपोजिशन के लीडरों ने उसको चैलेंज कर दिया, कोर्ट से उसमें स्टे हो गया। कानून तो वो बन गया, हरियाणा सरकार ने पारित कर दिया, लेकिन उसमें स्टे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हरियाणा प्रदेश का युवा अगर रोजगार उनको मिल गया तो सारे युवा जो है दुष्यंत से जुड़ जाएंगे और लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि युवा साथी जब उससे जुड़ जाएगा तो सभी को खतरा है इस बात का। क्योंकि आपका नेता तो युवा है, 35 साल अभी उम्र है, 40-45 साल की तो उसकी राजनीति बची हुई है। अभी देखो जो 75% आरक्षण लागू नहीं हो। मैं बाबू जी आपको एक बात और बता दूं कि हरियाणा प्रदेश में तो 75% आरक्षण लागू नहीं हो सकता, लेकिन कर्नाटका में 100% आरक्षण है। अभी हमारे दोस्त, हमारे यार प्यारे, हमारे भाई और सभी आप देख रहे हो, इंडस्ट्रियों में भी जाते हैं लोग। भाई किसी आदमी ने अगर कर्नाटक का कोई मजदूर मिला उसे बता दो आपके गांव में मजदूरी करना था। आपके पास बिहार के, एमपी के, यूपी के वो मजदूर आपकी लावनी भी करते हैं, फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, लेकिन कर्नाटक का आपको कहीं शायद मजदूर मेरे हिसाब से नहीं मिला। मैं तो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में ही रहता हूँ, वहां भी कोई किराएदार हमने नहीं मिला। मैं कर्नाटक क्यों नहीं मिला? कर्नाटका में रूल है कि इंडस्ट्री खोलो तो सबसे पहले कर्नाटका के बच्चे लगाए जाएंगे। अगर फिर भी आपको 1-2 कम पड़े तो बाहर के ले सकते हो। तो हरियाणा प्रदेश की ये हालत है। भाई हमारी तो जमीन भी हमारी खोज लो और रोजगार भी मत दो। और आपने छोटा मोटा साधन कर भी लिया, फिर रोजगार तो मिला ना। फैक्ट्रियों में अपनी एक फैक्ट्री चला लेंगे अपनी छोटी सी, वहने भी ना लगाओगे। लोकल आदमी की हुई तो रोज परेशान, लगाते नहीं कंपनियों। तो इस तरह की पॉलिसी यहाँ बनी हुई है। अभी देखो भाई साहब जब सरकार में शामिल हुए थे तो जब उन्होंने पहले घोषणा पत्र में, पुराने में, पिछले साल वाले में उन्होंने कहा था 19 में, अब मैं बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये को, सरकार में वो शामिल हुए, लेकिन फिर सरकार में उनकी हिस्सेदारी थी 10%। दोनों उसी हिसाब से मेहनत करी और उन्होंने कहा तो बीजेपी सरकार ने 250 करके 1000 रुपये पेंशन उठाई। आज पेंशन 3000 रुपये। भाई साहब का वादा तो पूरा नहीं हुआ। भाई साहब का वादा था 5100 रुपये करूंगा। भाई वो डिप्टी सीएम साहब जब भी मिलते हैं भाई एक ही बात मेरे से ये कसर रहेगी जो मैं नहीं कर पाया या मेरी चली नहीं,
मैं 5100 रुपया पेंशन करे था, तो वो जो है ना बीजेपी सरकार ने नहीं मानी। अगर आपने भविष्य में मुझे मौका दिया तो पहली कलम से 5100 रुपये पेंशन करूंगा। माता की वंदे वंदे वंदे। आदरणीय सम्मान के योग जय साहब उनके साथ आए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, गांव की सरदारी, बच्चों, नौजवान साथियों, मैं जय साहब को गांव की तरफ से ये आश्वासन दूंगा कि हम आपको जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा आपको समर्थन दिलाएं।